दोस्तों साल 1915 में जब खोजकर्ताओं को इजिप्ट के लूटे टूम्ब के पास से एक मम्मी का सिर मिला, तब उसे देख वैज्ञानिक पूरी तरह से अमेज हो गए, क्योंकि ये सिर आज से करीब 4000 साल पुराना था और टूम्ब के जलने के बाद भी सुरक्षित बच गया था। हालांकि ये इस तरह की इकलौती अमेजिंग डिस्कवरी नहीं थी, क्योंकि दुनिया भर में ऐसी और भी बहुत सी शानदार खोजें की गई हैं जिन्हें देखकर कोई भी अमेज रह जाएगा। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 8, सोल्जर फ्रॉम माउंट वेसुवियस। दोस्तों इटली का माउंट वेसुवियस दुनिया के काफी फेमस वॉल्केनो में गिना जाता है, लेकिन ये वॉल्केनो अपने अंदर कितने राज दफन किए हुए है ये किसी को भी नहीं मालूम। दुनिया के सामने इस वॉल्केनो का एक ऐसा ही राज सामने आया 1980s में, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस वॉल्केनो के आसपास के एरिया में एक्सकवेशन का काम शुरू किया। पोम्पेई और हरक्यूलेनियम का यह एरिया पूरा वॉल्केनो प्रोन एरिया था, जो कि 79 AD में इस वॉल्केनो के फटने के बाद चट्टान बन गया था। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह की खुदाई शुरू की तो वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक रोमन सोल्जर का स्केलेटन मिला। जिस हालात में इस सोल्जर का स्केलेटन मिला था, उससे अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि ये सोल्जर उस रेस्क्यू मिशन पर गया होगा जो वॉल्केनो के फटने के बाद वहां के लोगों को निकालने के लिए चलाया गया। इस बात को कंफर्म करते हुए जब आर्कियोलॉजिस्ट ने फर्दर एक्सकेवेशन किया तो उन्हें वहां पर लगभग 300 सोल्जर्स के ऐसे ही स्केलेटन मिले। सोचिए वो सीन कितना ज्यादा इमोशनल रहा होगा जब दूसरों की जान बचाने गए ये सोल्जर्स अपनी ही जान गंवा बैठे। नंबर 7, डिकैपिटेटेड ममी। 1915 में इजिप्ट में एक लूटे टूम्ब के पास आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने उनको काफी ज्यादा रिसर्च करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन तब भी वो उस टूम्ब की मिस्ट्री को अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाए हैं। इस टूम्ब में आर्कियोलॉजिस्ट कोने में पड़े एक कॉफिन पर एक मम्मी का सिर मिला था। यह सिर मिलना इतना शॉकिंग इसलिए भी था क्योंकि चोरों ने इस टूम्ब को लूटने के बाद जलाने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी ये कॉफिन बच गया था। ये टूम्ब जिसको बिलोंग करता था वो लगभग 4000 साल पहले इजिप्शियन एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर हुआ करता था, जिसका नाम हेयुटेनाक्ट था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के सामने एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उनको ये नहीं मालूम था कि आखिर ये सिर किसका था, क्योंकि हेयुटेनाक्ट और उसकी पत्नी को एक ही जगह मम्मीफाइड कर प्रिजर्व कर रखा गया था। लेकिन जब साइंस ने तरक्की की तो उन्होंने इस सिर के DNA को मैच किया और उन्हें यह मालूम चला कि उस सिर के जबड़े की हड्डियों को किसी दूसरे की हड्डियों से डिसलोकेट किया गया है। लेकिन फर्दर रिसर्च के बाद उन्हें यह तो कंफर्म हो गया कि यह सिर किसी मेल का है, पर वो अभी तक ये पता नहीं कर पाए कि आखिर वो सिर किसका है, क्योंकि उस जमाने में हेयुटेनाक्ट नाम के 2 इजिप्शियन गवर्नर हुआ करते थे। इसलिए ये मिस्ट्री आज तक आधी ही सुलझी है, बाकी आधी देखते हैं कब तक हमारे सामने आ पाती है। नंबर 6, नॉन ह्यूमन पेंटिंग्स। साल 1933 में सहारा डेजर्ट के वाडी सुरा 2 में आर्कियोलॉजिस्ट को एक 8000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग पर कुछ ऐसी आर्ट्स देखने को मिली जिन्हें देखने के बाद वो खुद को इन पेंटिंग्स के ऊपर रिसर्च करने से रोक नहीं पाए। इन पेंटिंग्स की सबसे खास बात यह थी कि इन पेंटिंग्स की आर्ट में उन्हें ह्यूमन बॉडी आर्ट्स के साथ साथ कुछ ऐसे हैंड्स की आर्ट भी देखने को मिली जो जानी पहचानी नहीं लग रही थी। उन हैंड पेंटिंग्स को देखकर हर कोई ये सोच रहा था कि आखिर ये पेंटिंग्स हैं किसकी, लेकिन जब उन्होंने उस बात पर गौर किया तो उन्हें पता चला कि ये पेंटिंग्स किसी बच्चे के हाथों की ही हो सकती है। लेकिन एक एक्सपर्ट इससे ताल्लुक नहीं रखती थी, इसलिए उन्होंने अपने छोटी सी भांजी और अपने छोटे छोटे भाई बहनों के हाथों से इन पेंटिंग्स को मिलवाया। लेकिन जब उससे ये मिला कि बच्चों के हाथ उन पेंटिंग से काफी अलग हैं, तो पूरी की पूरी थ्योरी ही धरी की धरी रह गई। पर जब इन पेंटिंग्स पर फर्दर रिसर्च की गई तो एक खबर आई कि ये पेंटिंग्स क्रोकोडाइल्स के हाथों से काफी ज्यादा मिलती है। लेकिन तब भी एक सवाल सभी के मन में दौड़ रहा था कि आखिर ये पेंटिंग्स बनाने के लिए जानवरों का प्रयोग कौन करता है। तब इस बात का जवाब देते हुए एक्सपर्ट्स ने यह बताया कि हो सकता है कि लगभग 8000 साल पहले यहाँ रहने वाले लोग अपने पसंदीदा जानवरों की याद में पेंटिंग्स में उनका प्रयोग करते थे, जिससे उनकी याद उनके मन से कभी ना मिटे। नंबर 5, एंशिएंट कार्व्ड टूम्स ऑफ चाइना। आर्कियोलॉजिस्ट को कभी कभी ना चाहते हुए भी ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो उनका काम काफी ज्यादा आसान बना देती हैं। ऐसी खोजें जो आसानी से मिल जाती हैं वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है। ऐसी ही एक खोज उन्हें मिली चाइना में, जब एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर खुदाई किए जाने पर मजदूर को वहां पर 35 टूम्स मिले। जब आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह पर रिसर्च करने के लिए बुलाया गया तो उन्हें वहां पर 35 में से 12 टूम्ब चाइना की प्रसिद्ध युआन डायनेस्टी से जुड़े हुए मिले। युआन डायनेस्टी वही डायनेस्टी है जिसे मंगोल रूलर चंगेज खान के ग्रैंडसन कुबलाई खान द्वारा बनाई गई थी।
इस डायनेस्टी ने 1271 से 1368 तक चीन में राज किया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस जगह पर रिसर्च की तो उन्हें एंशिएंट चाइना कल्चर का काफी पता चला। उन्हें उनके लास्ट रिचुअल्स के बारे में काफी मालूम चला। उन्हें यह भी पता लगा कि उस जमाने के लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे, जिन्हें मैथ्स की काफी जानकारी थी। इसके साथ साथ उन्हें इस साइट पर काफी सारी कलाकृतियां भी मिली जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि उस जमाने युआन डायनेस्टी के लोग आर्ट के प्रति काफी रुचि रखते थे। नंबर 4, टिमुकुआ सेटलमेंट। लॉस्ट सिविलाइजेशन की खोज में घूमते आर्कियोलॉजिस्ट को एक बड़ी सफलता मिली जब उन्हें फ्लोरिडा के बिग टैल्बर्ट आइलैंड पर स्पेनिश एरा की कई सारी चीजें मिली। इन चीजों को जब कार्बन डेट किया गया तो पता चला कि ये चीजें आज से लगभग 500 साल पहले यहाँ पर रहने वाले टिमुकुआ ट्राइब्स के लोगों को बिलोंग करती है। इन चीजों में कई सारे पॉट्स, बोन शेल्स मिले जो इस प्रजाति के लोगों के यहाँ रहने की तरफ इशारा कर रहे थे। हालांकि जब स्पेनिश और फ्रेंच लोगों ने इस एरिया की तरफ रुख किया तो इस ट्राइब के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें जान से लेकर माल तक हर तरह का नुकसान झेलना पड़ा। लगभग 450 सालों तक इस सेटलमेंट्स के लोगों के बारे में दुनिया को पता ही नहीं था, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस ओर ध्यान देना शुरू किया तो उन्हें उनके बारे में कई सारी चीजें पता चली, जैसे कि वो कैसे घरों में रहते थे या क्या उनका पहनावा था। इस दिशा में काम करते हुए उन्हें पता चला कि इस ट्राइब के लोग 2 प्रकार के घरों में रहा करते थे, एक बड़ा और एक छोटा। हालांकि दोनों ही प्रकार के घर पेड़ों को काटकर उन्हें यूज करके बनाए जाते थे। जबकि पहनने की अगर बात करें तो पहनने के लिए वो हिरन की खाल के कपड़े बनाकर पहना करते थे। पर इतनी रिसर्च होने के बावजूद भी एक्सपर्ट्स अभी भी यहाँ के फर्स्ट पीपल के रूप में ट्रीट किए जाने वाले लोगों के बारे में काफी कम जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे उन्हें और सबूत मिलते जाएंगे हम इस ट्राइब के लोगों के बारे में और भी बहुत कुछ जान जाएंगे। नंबर 3, द बॉडीज ऑन डेड माउंटेन। दोस्तों, साल 1959 में रशिया के डयाटलॉव पास पर गए 9 लोगों के साथ हुए एक हादसे ने उनकी मौत से जुड़े कई सवाल पैदा कर दिए, जिसके जवाब अभी तक हमें नहीं मिल पाए हैं। यह हादसा उनके साथ तब हुआ जब वो इस पास पर हाइकिंग कर रहे थे, लेकिन डेड माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध इस माउंटेन पर एकदम से मौसम खराब होने की वजह से उन्होंने अपना टेंट लगाकर रुकने का फैसला किया। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। -19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली ये रात उनकी आखिरी रात साबित हुई। उस रात के बाद से 7 मर्द और 2 औरतों वाले इस ग्रुप का कोई अता पता नहीं चला। करीब 1 महीने बाद जब एक सर्च टीम इनको खोजने के लिए भेजी गई तो उन्हें इनकी बॉडीज काफी संदिग्ध हालात में मिली। इन लोगों में से कई लोगों की बॉडी पर कपड़े नहीं थे, कई की हड्डियां टूटी हुई थी और उनका टेंट इस कदर टूटा था जैसे कि किसी ने अंदर से उस टेंट को तोड़ दिया हो। हालांकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उनकी मौत का कारण हाइपोथर्मिया लिखा हुआ है, पर उनकी बॉडीज देखकर यह बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उनकी मौत की वजह हाइपोथर्मिया रही होगी। थोड़े टाइम बाद जब एक्सपर्ट्स ने इस बात की जांच की तो उन्होंने कंप्यूटर मॉडल द्वारा यह बताया कि उनकी मौत एक खतरनाक तूफान की वजह से आए एवलांच की वजह से हुई थी। लेकिन यह थ्योरी भी ज्यादा जस्टिफिएबल नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा था तो वो लोग अपने टेंट से बिना कपड़ों के बाहर कैसे आए। इसको लेकर अभी तक एक्सपर्ट्स के कोई जवाब नहीं है। नंबर 2, अ बिब्लिकल अर्थक्वेक। कई बार आपने सुना होगा कि दुनिया में जब भी कोई बुरी चीज होती है तो उसके होने के बाद उससे जुड़ी भविष्यवाणी हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलने लगती है कि फलां डेट को ऐसा होगा, और जब हम उस चीज को उससे कंपेयर करते हैं तो हमें वो भविष्यवाणी सही भी लगती है। ऐसी ही एक भविष्यवाणी सामने आई इजराइल के सिटी ऑफ डेविड में। ज्यूज के प्रमुख ग्रंथों में शुमार बुक ऑफ एमोस और हिब्रू बाइबल में एक अर्थक्वेक का जिक्र किया गया था जो कि 2800 साल पहले आया था। उस भूकंप की कई यादें आज भी यरूशलेम में मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने जब इन यादों को कार्बन डेट किया तो मालूम चला कि हाँ, यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ था जो कि उन दोनों बुक्स में दिया गया था। इस फैक्ट को क्रॉस चेक करने के लिए सिटी ऑफ डेविड में मौजूद एक दीवार के क्रैक से जुड़ी भी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें भी ये मेंशन था कि ये क्रैक भी उसी टाइम का है जो टाइम बुक्स में मेंशन है। वैज्ञानिक इस कोइंसिडेंस को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन अब लिखी हुई बात को कौन छुटला सकता है। पर अगर ये बात सही है तो फिर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज आखिर हमसे कितने ज्यादा आगे की सोच रखते थे, जो हर चीज को परफेक्ट बता देते थे, वो भी समय से काफी पहले। या फिर इन सब में सच में कोई रहस्यमय शक्ति छुपी है जो अभी तक हमसे दूर है। नंबर 1, लॉस्ट वर्ल्ड वॉर 2 फाइटर। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन काम तो काम है, करना पड़ता है।
ऐसा ही एक काम आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आया जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में बनाए गए कैदियों की खोज की गई। कई सारे कैदी तो अलग अलग देशों की जेल में मिल गए, लेकिन एक P-38 फाइटर जेट उड़ा रहे पायलट सेकंड लेफ्टिनेंट हेनरी डोनाल्ड मिचेल का कुछ अता पता नहीं चला। उनके भाई बॉब मिचेल ने कई बार कंप्लेन भी की, लेकिन किसी को हेनरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर इस जेट के गायब होने के दशकों बाद एक खबर आई कि ऑस्ट्रिया के वाल्डेग में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्रैश हुए एक प्लेन के पायलट के कंकाल मिले हैं। अमेरिकन एजेंसी ने इस बात की पड़ताल करने के लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम तैयार भी की, जो जाकर देख कर आओ कि क्या वो हेनरी के ही कंकाल हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की इस टीम के लिए ये इतना आसान भी नहीं बनने वाला था। जिस लैंड पर वो कंकाल मिला, उसका ओनर इस सर्वे करने की परमिशन नहीं दे रहा था, इसलिए एक्सपर्ट्स की टीम को उस ओनर के मरने तक का इंतजार करना पड़ा। जब वो मरा और उसका लड़का उसका वारिस बना, तब उसने सर्वे की परमिशन दी। लेकिन इन सब में पूरे 20 साल गुजर गए। 1997 में मिले इस कंकाल का सर्वे 2017 में शुरू हो पाया, पर इन सब में बॉब अपने भाई का इंतजार अभी तक कर रहा है कि आखिर वो कंकाल उसके भाई का है या नहीं। लेकिन उनके इन सवालों के जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया है। बॉब के साथ साथ सारे लोगों के लिए ये काफी इमोशनल था कि वो अपने वॉर हीरो को अभी तक ढंग का फ्यूनरल भी नहीं दे पाए। होप कि जल्दी ये सब पूरा हो और उस कंकाल का राज जो भी है वो सभी के सामने आए। दोस्तों, पृथ्वी का इतिहास और उससे जुड़ी घटनाएं बहुत ज्यादा रहस्यमयी हैं। आप जितना इनकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, उतने ही सवाल आपके सामने खड़े होते जाएंगे। वहीं दूसरी ओर पुरातात्विक खोजों की बदौलत पृथ्वी के इतिहास को बहुत हद तक जाना गया है, लेकिन अब भी आर्कियोलॉजिस्ट पूरी तरह इसके बारे में पता नहीं कर पाए हैं। लेकिन पृथ्वी की हिस्ट्री को खोजने के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट कुछ ऐसी खोजें भी कर लेते हैं जो वाकई इनक्रेडिबल होती है, और इनमें से कुछ रहस्यमय भी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में खोजी गई कुछ ऐसी ही इनक्रेडिबल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जो वाकई बहुत अमेजिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों, साल 1865 में बिग बैरल माउंट के ईस्ट कजाकिस्तान में एक्सकेवेशन के दौरान एक अद्भुत कब्र खोजी गई थी। यह अद्भुत इसलिए थी क्योंकि इस कब्र में एक इंसान के साथ 17 घोड़ों को भी दफन किया गया था। इन सभी चीजों को अच्छे हालत में ही खोजा गया है। यह सब बर्फ का कमाल था, क्योंकि सारी डेड बॉडीज सदियों तक अच्छी तरह बर्फ में प्रिजर्व थी। इससे भी बड़ी हैरानी की बात इसके पास ही मिली एक और कब्र है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने 1999 में रीविजिट के दौरान खोजा था, जिसमें एक आदमी और एक औरत के साथ साथ 13 घोड़ों के भी स्केलेटन थे। ये कब्र आर्कियोलॉजिस्ट के लिए थोड़ी ज्यादा एक्साइटिंग थी, क्योंकि इस कब्र से कई माइथोलॉजिकल जानवरों की सोने की मूर्तियां भी मिली थी। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने एक और कब्र खोजी थी, जिसके अंदर डेथ बॉडी कॉफिन से बाहर रखी हुई थी। ये जगह पुराने समय का एक कब्रिस्तान है, जो काफी ज्यादा ही डरावना है। नंबर 9। दोस्तों, सेल्ट रोम एम्पायर एंशिएंट यूरोप में काफी दूर दूर तक फैले हुए थे, और उनके द्वारा बनाई गई टूम्ब आज के लोगों के लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। और एक ऐसी ही टूम्ब रिसर्चर्स ने फ्रांस के लेवेन्यू में खोजी थी, लेकिन यह बाकी सभी से थोड़ी ज्यादा अलग थी, क्योंकि यह सेल्टिक प्रिंस की टूम्ब थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस टूम्ब का एक्सकेवेशन किया, तो उन्हें उस टूम्ब से ग्रीक आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ एट्रुस्कन ओरिजिन से जुड़ा हुआ कुछ अन्य सामान भी मिला। इस टूम्ब से एक और खास जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगी है, वो ये है कि सेल्टिक रोम के लोग भी बियर पीते थे। दरअसल इसका खुलासा वहां से मिले एक ब्रॉन्ज कॉल्ड्रॉन से हुआ है, जिसे वो शराब पीने के लिए उपयोग करते थे। आपको बता दें कि सेल्टिक प्रिंस को भी वहीं से खोजा गया था, जिन्हें उनके शैरियट के साथ दफनाया गया था। नंबर 8। अब तक मेक्सिको से कई सारे ओल्मेक हेड्स को खोजा जा चुका है, जो मेक्सिको के मेसो अमेरिकन रीजन से मिले हैं। यह प्राचीन कला का एक शानदार प्रदर्शन होता है, और हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने मेक्सिको के ला वेंटा से भी एक ओल्मेक हेड खोजा है, जिसे एक निकनेम भी दिया गया है, और वो है द मैन ऑफ ला वेंटा। वैसे तो ओल्मेक सिविलाइजेशन के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन बस इतना जरूर पता है कि मेक्सिको के इस हिस्से में 3000 साल पहले उनके द्वारा कई अजीबोगरीब चीजों का निर्माण जरूर किया गया था, जिसमें से सबसे ज्यादा शानदार तो ये ओल्मेक हेड है, जिसे उन्होंने हाथों से पत्थर पर कार्व किया था। ये काफी अच्छी बात है कि स्टोन एज के दौरान भी लोग इतनी बारीक कला को जानते थे। ये ला वेंटा ओल्मेक हेड करीब 10 फीट ऊंचा है, जो करीब 30 टन बसाल्ट रॉक से बना हुआ है, और ये रॉक केवल वोल्केनिक रीजन में ही पाए जाते हैं, जो वहां से करीब 70 मील से भी ज्यादा दूरी पर है। नंबर 7। दोस्तों, तूतनखामून को जितनी प्रसिद्धि अपने शासनकाल में नहीं मिली होगी, उतनी मौत के बाद मिली है। जब 1922 में कतर ने उनकी मम्मी ढूंढ निकाली थी,
जो वैली ऑफ किंग्स से बड़ी हुई थी। उनके कब्र से सोने और हाथी दांत से बने आभूषणों का खजाना निकला था। कतर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब उन्होंने पहली बार तूतनखामुन की मम्मी को देखा तो मम्मी ने एक ताबीज पहन रखा था और पूरा चेहरा सोने से बने मास्क से ढका हुआ था। इन सामानों को निकालने के लिए उन्होंने और उनकी टीम के सदस्यों ने तूतनखामुन के शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे। सोने के मास्क को हटाने के लिए गर्म छुरियों और तारों का इस्तेमाल किया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मास्क को लेप की तरह तूतनखामुन के चेहरे पर चढ़ाया गया था, लेकिन कटे हुए शरीर को दोबारा ठीक करने के बाद 1926 में उसे उसकी पुरानी जगह पर रख दिया गया। और उसके बाद से मम्मी को एक्सरे के लिए 3 बार बाहर निकाला गया है, लेकिन 1968 में हुए एक एक्सरे से ऐसा पता चला कि हड्डी का एक टुकड़ा उनकी खोपड़ी में दसा हुआ है, जिससे इस बात का खुलासा हो गया कि 19 वर्षीय तूतनखामुन की मौत नेचुरल नहीं थी। नंबर 6, आपने आज तक कई अजीब और इनक्रेडिबल डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा, लेकिन 11 फरवरी साल 2022 में चीन में 2100 साल पुराने एक गड्ढे के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट ने एक आर्मी स्कल्पचर्स की खोज की है। इन स्कल्पचर को टेराकोटा आर्मी नाम दिया गया है। आपको बता दें कि इनकी सेना में सैनिकों, घोड़ों, मनोरंजन करने वालों और अधिकारियों के रथों की छोटी मूर्तियों का एक छोटा खजाना खोजा था, जो कि चीन के पहले सम्राट किन शू हुआंग के लिए बनाया गया था। और इन मिली हुई चीजों के डिजाइन के आधार पर मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह गड्ढा लगभग 2100 साल पहले का है। आपको जानकारी दे दें कि यह टेराकोटा वॉरियर स्कल्पचर्स को श्रापित भी बताया जाता है। दरअसल इसका अंदाजा तब लगा जब इसे खोजने वाले लोगों को एक के बाद एक कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे बेकार तब हुआ जब उनमें से कुछ लोगों को रहस्यमय तरीके से मौत के घाट उतारा गया और किसी को उनकी मौत के पीछे का कारण अब तक पता नहीं लगा, और तभी से लोग टेराकोटा आर्मी स्कल्पचर्स को श्रापित माना जाता है। नंबर 5, दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार आज से 80-90 साल पहले ही हुआ है और वो अब भी चल रहा है। तो ऐसे में 2000 साल पुराना कंप्यूटर मिलना सभी को हैरानी में डाल सकता है। हालांकि जो कंप्यूटर ग्रीस में मिला है वो एनालॉग कंप्यूटर है, जो हमारे सोलर सिस्टम की सही स्थिति और गणना बताता है। जब रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि यह 2100 साल पुराना कंप्यूटर है। तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए और करीब 100 सालों तक वैज्ञानिकों ने इस पे शोध जारी रखा, परंतु अब तक किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। और पिछले 100 सालों से इसे ग्रीस के एथेंस के एक नेशनल म्यूजियम में सजा कर रखा गया है। इसकी सबसे ज्यादा बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी पता लगाया जाता था, वो भी एग्जैक्ट डेट और टाइम के साथ। यह वाकई एक प्राचीन टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। नंबर 4, दोस्तों, इस खोज को 1738 में पोम्पई में अंजाम दिया गया था, जो आज भी चालू है, क्योंकि यहां से एक सबसे फैसिनेटिंग चीज को खोजा गया था। दरअसल आपको बता दें, यह चीज कोई साधारण खोज नहीं है, बल्कि एक रीति रिवाजों के लिए उपयोग किए जाने वाला शैरियट था, जिसे इस साइट के आउटस्कर्ट से खोजा गया था। यह सदियों दबे रहने के बाद भी एक अच्छी हालत में था, और तो और इसके ऊपर बने क्यूब और ट्रायंगल शेप के स्ट्रक्चर्स साफ तरह से विजिबल हो रहे थे। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह 79 एडी में हुए वोल्केनिक इरप्शन के समय से ही जमीन में दबा हुआ था। दोस्तों, यह उस समय का सबसे कंफर्टेबल शैरियट था, क्योंकि इसमें आर्मरेस्ट और बैकरेस्ट दोनों ही मौजूद थे, और इसमें 4 लोहे के बने हुए व्हील्स भी थे। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि इसको किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बनाया गया था, ना कि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। नंबर 3, प्राचीन समय में पानी पर युद्ध होते थे। यह बात थोड़ी हैरानी की जरूर है, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है। दरअसल साल 2014 में जॉर्जिया की एक स्ट्रीम से एक अजीब स्वॉर्ड की डिस्कवरी की गई थी, जिसमें एक अमूल्य जेमस्टोन का उपयोग किया गया था। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यह स्वॉर्ड डिजाइन और बनने वाले धातु दोनों के ही मामले में ही चाइनीज थी। पर आखिर सवाल वही आता है कि जब यह स्वॉर्ड चाइना की बनी हुई है, तो यह अमेरिका कैसे पहुंची? क्या चाइना के लोग पहले अमेरिका पर हमला कर चुके हैं? और इसे खोजने के बाद इसी तरह के कई सवाल पैदा होते हैं, जिसका आंसर आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन यह स्वॉर्ड समुद्री लड़ाई के बारे में एक जरूर बड़ी खोज है। नंबर 2, साइंटिस्ट ने हाल ही में मिलेनियम एक्स को खोजा है, जो चाइना में एक कब्र के नीचे करीब 2500 साल से दबे हुए थे। दरअसल ये एक सील्ड जार में मौजूद थे, जिससे कि वो खराब ना हो। इसके साथ ही उसके पास से ही साइंटिस्ट ने कई कैल्शिफाइड शेल्स भी खोजे थे, जो ब्लूइश ग्रीन कलर के हो चुके थे। इन मिलेनियम एक्स की कुल संख्या 20 थी, जिन्हें आज से 2 साल पहले यानी करीब 2019 में खोजा चाइना के जियांग यांग टाउन में खोजा गया था।
ये टूम करीब 770 से लेकर 476 बीसी के दौरान की है। इसमें खाना पकाने के उस समय के सारे बर्तन मौजूद थे। इनको खोजने के बाद एक्सपर्ट्स ने इस बात का खुलासा किया है कि यह कब्र जिसकी भी थी वो अपने समय का एक अच्छा शेफ रहा होगा। नंबर 1, दोस्तों ये खोज इंग्लैंड के यॉर्कशायर शहर में की गई थी, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ इस तरह का दिखने वाला हेलमेट खोजा था, जिसके ऊपर हिरन की तरह सींग लगे हुए थे और इन्हें स्टार्क आर्क नाम की आर्कियोलॉजिकल साइट से खोजा गया था। आपको बता दें कि इन हेडड्रेस या कहे हेलमेट्स का वहां पर एक पूरा का पूरा स्टॉक था। दरअसल मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां से पूरे 33 ठीक तरह से प्रिजर्व्ड हेडड्रेस खोजे हैं। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। दरअसल ये सींग वाले हेडड्रेस किसी वॉरियर या सैनिक के द्वारा उपयोग नहीं किए जाते थे, लेकिन इन्हें कैदियों के लिए उपयोग किया जाता था ताकि वो छोटी मोटी जगह से निकलकर ना भाग सके, जो वाकई आज के समय में की गई सबसे ज्यादा वियर्ड खोजों में से एक है। दोस्तों जब जब रिसर्चर्स किसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी को अंजाम देते हैं तब तब दुनिया के सामने कई नए सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि ये चीज क्या है, किस सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखती है, ये कितनी पुरानी है और ये यहाँ कैसे आई। वैसे तो ज्यादातर प्राचीन चीजों में की मिस्ट्री को तो कुछ सालों में ही सुलझ जाती है, लेकिन कुछ मिस्ट्रीज इतनी उलझी हुई होती हैं कि रिसर्चर्स को उनका राज खोलने में दशकों का समय लग जाता है। पर इसके बावजूद भी कुछ का रहस्य तो आज तक नहीं सुलझा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कई ऐसी ही विचित्र प्राचीन मिस्ट्रीज के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप चौंक उठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। नंबर 10, द ओरिजिन ऑफ ब्लू आईज। दोस्तों ये बात हुआका पकलाना की है जो कि पेरू में है और ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये वही साइट है जहां 200 से लेकर 700 एडी तक लीमा कल्चर ने राज किया है और इसी जगह से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक अजीब सा दिखने वाला मास्क खोजा है जिसकी आंखें पूरी तरह नीली हैं। लेकिन अब तक साइंटिस्ट को यह पता नहीं है कि आखिर ये मास्क किस मकसद के लिए बनाया गया था। और ये मास्क एक और चीज सोचने पर मजबूर करती है कि अमेरिका के लोगों की आंखें नीली होती ही नहीं थी जब तक कि वहां यूरोपियन नहीं पहुंचे थे, जिस कारण से एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि पेरू में स्पेनिश के आने से पहले यूरोपियन लोग पेरू को विजिट कर चुके थे। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन फॉरेंसिक जेनेटिक्स ने इसके ऊपर रिसर्च की है और पाया है कि दुनिया में जितने भी लोगों की आंखें नीली हैं वो उनके पूर्वज एक ही हैं। लेकिन ये बात सच हो ना हो, पर वहां से खोजा गया वो नीली आंखों वाला मास्क जरूर एक रहस्य है। नंबर 9, स्नेक पिट्स। दोस्तों रैग्नर लॉडब्रॉक के बारे में सभी जानते हैं क्योंकि ये वाइकिंग्स की हेथन आर्मी के फादर जो थे, लेकिन इनके बारे में एक कहानी है कि इन्हें नॉर्थम्ब्रिया के राजा किंग एला के द्वारा एक गड्ढे में फेंक दिया गया था और वो गड्ढा पूरी तरह सांपों से भरा हुआ था, जिस कारण से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या वो स्नेक पिट सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आपको बता दें कि इसके बारे में अनगिनत कहानियां हैं, जैसे कि दुश्मनों के आदमियों को वहां फेंककर उन्हें मार दिया जाता था। पर हैरानी की बात तो यह है कि ब्रिटिश आइल्स में तो छोड़ो, पूरी दुनिया में भी कहीं इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है और इस मामले में आर्कियोलॉजिस्ट को काम करते हुए कई दशक बीत गए हैं। पर सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि पहले वो एक विशाल गड्ढा खोदे और उसे सांपों से भर दे। ये वाकई क्रीपी है, जो आज तक एक रहस्य है। नंबर 8, द कंडेम्ड सॉर्सरेस। वालपरगा हुआजमानिन आज तक एक रहस्य बनी हुई है कि वालपरगा क्या एक सॉर्सरेस यानी कि जादूगरनी थी या फिर 16वीं सेंचुरी में हुए डिस्क्रिमिनेशन की एक विक्टिम। दरअसल बात ऐसी है कि ये एक जर्मनी में रहने वाली विधवा औरत थी, लेकिन फिर आने वाले सालों में उसने अपने कई बच्चों को जन्म दिया और ये बात पूरी जर्मनी में फैल गई क्योंकि वालपरगा कई तरह के जादू टोना करती थी। और जैसे ही ये बात फैली तो उन्हें पकड़कर कैदी बना दिया गया कि जिससे इस बात का पता कर सके कि आखिर ये ऐसा कैसे हुआ। क्या उसने किसी दूसरे के साथ संबंध बनाया या फिर जादू टोना की मदद से बच्चों को जन्म दिया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह प्राचीन काल की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। नंबर 7, द बिब्लिकल जज। ये खोज हाल ही में साउथ इजराइल में किए गए एक्सकवेशन के दौरान की गई है। दरअसल वहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने पॉटरी के कुछ टुकड़े खोजे थे जिसमें से एक पर एक नाम लिखा हुआ था और वो नाम था जरुब्बाल। पर शायद आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बुक ऑफ जजेस में भी इस नाम का जिक्र एक बिब्लिकल जज के रूप में किया गया है। और यही नहीं, हैरानी की बात यह भी है कि वो नाम उस पॉटरी के टुकड़े पर आज से करीब 3100 साल पहले लिखा गया था और बुक ऑफ जजेस में भी इसकी डेट एकदम एक्यूरेट है। आपको बता दें कि उस किताब के अनुसार जरुब्बाल एक बिब्लिकल जज था
इसके साथ ही उसने उन सारे धर्मों को भी फॉल्स वर्शिप कहकर तबाह कर दिया जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये आज तक कोई पता नहीं कर पाया है, लेकिन वो सेरेमिक स्टोन इस रहस्य को कुछ हद तक जरूर सुलझाता है। नंबर 6, द मिथिकल किंग ऑफ इग्बो। दोस्तों, इग्बो नाइजीरिया में रहने वाला एक एथनिक ग्रुप है जो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में पिछले 6000 सालों से रहते आ रहे हैं, जिस कारण से इनकी पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब तो ये सब ग्रुप्स में भी बदल चुके हैं। लेकिन इनके ओरिजिन की कहानी एक ही है कि ये एरी नाम के राजा के वंशज हैं। इतना जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है, तो आपको बता दें कि लोगों का मानना है कि किंग एरी एक स्काई बीइंग थे जिनके पास भगवान के द्वारा दी गई काफी सारी शक्तियां भी थी और उन्हीं शक्तियों से वो अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखते थे। और लोगों की थ्योरीज जानने के बाद जब उस जगह पर एक्सकेवेशन किया गया तो पता लगा कि उस जगह पर सच में 6000 साल पहले कोई राजा राज कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी वो किंग एरी के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने में असंभव रहे और ये आज भी एक मिस्ट्री है। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स उस राजा को एलियन भी बताते हैं। नंबर 5, द सीक्रेट ऑफ द ममी ऑफ माहेरप्री। इस ममी को साल 1901 में खोजा गया था, जिसे खोजने वाले पहले व्यक्ति जॉर्ज डारसी थे। जब इन्होंने उसे पहली बार देखा तो ये उसे देखकर पूरी तरह शॉक हो गए, क्योंकि उस ममी का फेस मास्क देखने में बिल्कुल ही किसी यंग आदमी की तरह था। जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि यह मम्मी 1388 बीसी यानी आज से करीब 3500 साल पहले से ही इजिप्ट की किंग्स वैली में दबी हुई थी। इसको इतने अच्छे से प्रिजर्व किया गया था कि इसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि मानो इसे मारे 1 से 2 दिन ही हुए हों। पर हैरानी भरी बात यह है कि उस मम्मी की स्किन एकदम काली थी, जो वाकई चौंकाने वाली थी, क्योंकि इजिप्ट के लोग इतने ज्यादा काले नहीं होते थे। और यही वो कारण है कि अब भी इस मम्मी को लेकर 2 राय हैं कि क्या ये मम्मी नूबिया से बिलोंग करती है या फिर इजिप्ट से। नंबर 4, द साजामा लाइन्स। अगर साजामा लाइन्स की बात करें तो आपको बता दें कि ये लाइन्स बोलिविया में है, जो नास्का लाइन्स की तरह ही है। हालांकि आपको बता दें कि इन लाइन्स को भी जमीन पर से ही देखना लगभग असंभव है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसे कैसे खोजा गया, तो आप जान लें कि इसे सैटेलाइट के जरिए खोजा गया था। पर आपको यह भी जान लेना चाहिए कि साजामा लाइन्स आपस में कोई चित्र नहीं बनाती और ना ही कोई रूट बनाती है। ये तो कई केवल किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जिसमें से कुछ लाइन सीधी हैं, कुछ मुड़ी हुई हैं, तो कुछ बहुत अजीब सा साइन रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आखिर ये लाइन्स क्या हैं और इनके बनाने का मकसद क्या था। ऐसा नहीं कि वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कुछ बताया ना हो। दरअसल वैज्ञानिकों ने बताया है कि शायद ये किसी तरह का रास्ता हो सकता है, लेकिन जब ये लाइन्स एक सीमित एरिया के अंदर ही आती हैं, तो ये रास्ता कैसे हो सकता है, ये सच में मिस्टीरियस है। नंबर 3, सिक निएंडरथल। दोस्तों, हाल ही में हुई रिसर्च में पता चला है कि निएंडरथल्स के गायब होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो है एक डिजीज जो वाकई बहुत खतरनाक थी। ये आज से 8000 साल पहले फैली थी, जिसमें वो सेम बैक्टीरिया थे जिसके कारण इंसान को पेट में छाले, हर्पीज, ट्यूबरकुलोसिस और टेपवॉर्म्स पैदा करते थे। और इसी के चलते निएंडरथल इस दुनिया से पूरी तरह मिट गए हैं, और जो निएंडरथल अफ्रीका से यूरोप शिफ्ट हो गए थे वो भी कुछ हद तक ही जिंदा रहे। उसके बाद निएंडरथल्स का अंत हो गया। लेकिन जब उसके ऊपर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि ये केवल कुछ थ्योरीज हैं और इनके आधार पर साइंटिस्ट केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आखिर निएंडरथल्स गायब या कहें विलुप्त कैसे हुए, ये एक मिस्ट्री ही है। नंबर 2, द एलिफेंट स्लैब्स। इन एलिफेंट स्लैब्स की खोज साल 1910 में न्यू मैक्सिको में फ्लोरिडा वीजा के पास एक खंडर में की गई थी। दरअसल वहां से 2 अलग अलग तरह के स्टोन स्लैब्स मिले थे, जिस पर एक अजीब राइटिंग लैंग्वेज मौजूद थी, और उसे आज के समय में इस राइटिंग को समझ पाना लगभग पूरी तरह नामुमकिन है। इसके साथ ही यह स्लैब इसलिए भी रहस्यमय है कि ब्रैड स्टीगर जैसे महान हिस्टोरियन का कहना है कि ये एक फिनिशियन स्क्रिप्ट है जो अमेरिका में मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा हजारों सालों पहले उपयोग में ली जाती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ का मानना है कि ये एलिफेंट स्लैब्स एक्चुअली में अमेरिकन के मूल निवासियों के पिक्टोग्राफ्स हैं। लेकिन सच्चाई से आज तक कोई रूबरू नहीं हो पाया है, और इसी कारण से ये आज हमारी लिस्ट के अंदर है। नंबर 1, द बैट क्रीक स्टोन। इस पत्थर को ईस्टर्न टेनेसी में एक बरियल माउंट से साल 1889 में खोजा गया था। इसे एक प्रोफेशनल एक्सकेवेशन के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसका नाम स्मिथसोनियन माउंट सर्वे प्रोजेक्ट था।
आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर साइरस थॉमस ने इस स्टोन के बारे में बताते हुए कहा था कि ये चेरोकी अल्फाबेट का पहला एविडेंस है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह स्टोन 2nd सेंचुरी के दौरान का है। आपको जान लेना चाहिए कि जब आज से 1 दशक पहले इसका ट्रांसलेशन किया गया तो एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस पर लिखा है ओनली फॉर द जूडियंस, यानी कि यह केवल जूडियंस के लिए है। पर यह बात केवल एक अंदाजा है, पर आखिर उस पत्थर पर क्या लिखा है इसका पता अब तक साइंटिस्ट ठीक तरह से नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, पहाड़ों पर हाइकिंग करना हर किसी को पसंद होता है क्योंकि पहाड़ों से हमें प्रकृति का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी लोगों को पहाड़ों पर कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें भी मिल जाती हैं जो किसी के भी होश उड़ा सकती हैं। तो चलिए जानते हैं पहाड़ों में मिली कुछ ऐसी ही रहस्यमय चीजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, केव टेम्पल। दोस्तों, ये केव टेम्पल की एक सीरीज है जो जापान में शोडोशोमिया आइलैंड पर ऊंचे पहाड़ों के बीच है। इन केव टेम्पल्स में बौद्ध भिक्षु यानी मॉन्क्स रहते हैं और इन केव्स के अंदर वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए मेडिटेशन और प्रार्थना जैसी कई एक्टिविटीज करते हैं जो मॉडर्न सोसाइटी से पूरी तरह दूर रहते हैं। उस केव टेम्पल के अंदर कई सारी अद्भुत चीजें भी मौजूद हैं जहां आज कोई भी आसानी से आ जा सकता है क्योंकि आज वहां उन ऊंचे पहाड़ों पर जाने के लिए सीढ़ियां और कई अन्य तरह के इक्विपमेंट्स हैं। पर प्राचीन समय में वहां पहुंचना वाकई बहुत कठिन होता होगा। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि ये केव टेम्पल्स करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर हैं। इन्हें पहाड़ों के मोटे पत्थरों को काटकर बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये केव टेम्पल कोबो दाइशी को डेडिकेटेड है जो शिंगोन बुद्धिज्म के फाउंडर थे। नंबर 9, मेसोपोटामियाज फर्स्ट एम्पायर। साल 2021 के अंत में आर्कियोलॉजिस्ट ने इराक में बहुत फैसिनेटिंग डिस्कवरी की थी। यह डिस्कवरी इराक के ज़ैग्रोस माउंटेन के अलग अलग हिस्सों में एक साथ की गई थी, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने एक मॉस्क खोजा था जो 1400 साल पुराना यानी कि उमायद पीरियड के दौरान का था और पूरी तरह मिट्टी का बना हुआ था। इसके बाद वहीं से किंग गुडिया के खोए हुए टेम्पल को खोजा गया जिनका राज एक समय पर पूरे सदर्न मेसोपोटामिया पर था। इसके बाद हुई डिस्कवरी में एक्सपर्ट्स ने सिटी ऑफ लारसा में किंग सिन एडनम के पैलेस को खोजा था जिन्होंने 1850 से 1844 बीसी तक इराक के एंशियंट बेबीलोनिया पर राज किया था। इस टेम्पल में 10 कमरे थे जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को 4000 साल पुरानी दीवारों पर कार्व की गई पेंटिंग्स भी मिली हैं। यह डिस्कवरी इराक में की गई सबसे गॉर्जियस डिस्कवरीज में से एक है। नंबर 8, द नानेघाट हिल्स। नानेघाट महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। यह जगह सी लेवल से 3000 फीट की ऊंचाई पर है जिसमें वाटर सिस्टम, रहस्यमय गुफाएं और कई प्राचीन खंडर भी हैं। इस जगह को 1st सेंचुरी बीसी में यानी कि सातवाहना डायनेस्टी में बनाया गया था। आपको बता दें कि इसके पास ही एक गुफा में सातवाहन नरेश शातकर्णी की द्वितीय रानी नायानिका के ऊपर लिखा गया एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें उनके द्वारा अश्वमेध राजसूय यज्ञों के साथ कई यज्ञ किए जाने वाले ब्राह्मणों को दिए कई प्रकार के दान के बारे में इंस्क्रिप्शन था। इसके साथ ही यहाँ के उस इंस्क्रिप्शन में इंद्र, संकर्षण, वासुदेव, चंद्र, सूर्य, यम, वरुण तथा कुबेर के साथ साथ कई हिंदू देवी देवताओं के बारे में लिखा है। इसे कई सदियों पहले ही आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज निकाला था। नंबर 7, द रॉक ऑफ गुआटेप। दोस्तों, रॉक ऑफ गुआटेप कोलंबिया की सबसे अद्भुत जगहों में से एक है। ये कोई पहाड़ पर स्थित नहीं है और ना ही ये खुद में कोई पहाड़ है, लेकिन ये दिखने में एक माउंटेन की तरह ही है। दरअसल ये एक बहुत विशाल पत्थर है जिसका वजन लगभग 10 मिलियन टन से भी ज्यादा का होगा और इसकी तहमीज इंडियंस के द्वारा पूजा भी की जाती थी क्योंकि वो इसे भगवान के रूप में देखते थे। ये कई मील ऊंचा है जो आसपास की जगहों से साफ देखा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रॉक सी लेवल से 7005 फीट यानी करीब 2135 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके ऊपर तक पहुंचने के लिए 659 सीढ़ियां लगाई गई हैं। इसके ऊपर से नजारा देखने लायक होता है और इसी कारण ये रॉक आज एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है। नंबर 6, प्लेन रैकेज। दोस्तों, हाल ही में जब रिसर्चर्स की एक टीम ने हिमालय माउंटेन्स की जांच पड़ताल की तब उन्होंने वहां से एक वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान का खोया हुआ प्लेन खोजा था। यह प्लेन उस माउंटेन पर जाकर करीब 80 साल पहले यानी 1945 के समय टकराया था, जिसे खोजने की काफी कोशिश की गई, लेकिन कुछ दिनों बाद इस सर्च मिशन को बंद कर दिया गया क्योंकि यह काफी ज्यादा ऊंचे पहाड़ पर था। उसमें करीब 13 लोग थे जिनकी बॉडी को आज तक नहीं खोजा गया है। पर हाल ही में एक यूएस के क्लेटन कोल्स नाम के एडवेंचरर ने इस मिशन को अपने हाथों में लिया तो उन्हें भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा क्योंकि इतने ठंडे वातावरण में सफर करना कोई साधारण काम नहीं था
और इसी के चलते इनके 3 टीम मेंबर्स मारे गए। पर अंत में इन्होंने प्लेन को तो खोज निकाला, पर उसमें से एक भी डेड बॉडी नहीं मिली, जो काफी हैरानी भरी बात है। नंबर 5, प्री हिस्पैनिक रुइन। यह खोज मेक्सिको के एक माउंटेन के टॉप पर की गई है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने आज से करीब 1500 साल पुराने स्टोन मॉन्यूमेंट्स खोजे हैं। इसका एक्सकेवेशन भले ही प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा किया गया हो, लेकिन सबसे पहले इस जगह से 2 स्टोन आर्टिफैक्ट्स को वहीं पास के गांव के लोगों ने ही खोजा था और उन्होंने ही आर्कियोलॉजिस्ट को इसके बारे में जानकारी दी। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह पर ठीक तरह से रिसर्च की तो पाया कि यह जगह एक समय बहुत महत्वपूर्ण जगहों में से एक रह चुकी है। इस जगह पर 7 पिरामिड, एक बड़ा सेरेमोनियल सेंटर और कई गेम्स कोर्ट भी थे, जिसे ज़ैपोटेक्स के द्वारा बनाया गया था। लेकिन आज ये सारी चीजें पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी हैं। पर आपको बता दें कि ये शहर 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए 3 घंटे खड़े के रास्ते को चढ़ना होता है। नंबर 4, जायंट प्री हिस्टोरिक क्रोकोडाइल। दोस्तों, ये खोज ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के पास में की गई है, जो यूएस स्टेट के वॉशिंगटन से थोड़ी ही दूरी पर है। वहां एक समय पर बहुत विशाल मगरमच्छ रहा करते थे, जिसका पता हाल ही में हुई एक खोज से लगा है। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से एक टेरिफाइंग क्रीचर के फॉसिल्स मिले थे, जिसे पीस रीजन के एक माउंटेन से खोजा गया था, जो टम्बलर रिवर के पास ही है। दरअसल ये फॉसिल्स क्रोकोडाइल की असली बोन नहीं है, बल्कि ऊपर का हिस्सा है। आप जानकर शायद चौंक उठेंगे कि ये फॉसिल्स 95 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराने थे। इसके साथ ही रिसर्चर्स ने उस जगह से एंकिलोसॉरस और टर्टल जैसे जीवों के फॉसिल्स भी खोजे। ये डिस्कवरी साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। नंबर 3, द सुपर माउंटेन्स। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक पृथ्वी के विकास के दौरान 2 सुपर माउंटेन 2 अलग अलग बार में बने और फिर नष्ट भी हो गए। पहला सुपर माउंटेन 200 करोड़ साल से लेकर 180 करोड़ साल के बीच विकसित हुआ था, जबकि दूसरा सुपर माउंटेन का विकास 65 करोड़ साल से लेकर 50 करोड़ साल के बीच में हुआ था। रिसर्चर्स का मानना है कि दोनों सुपर माउंटेन का आपस में एक लिंक है और ये दोनों ही पृथ्वी के डेवलपमेंट के हिस्ट्री के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आपको बता दें कि साइंटिस्ट के मुताबिक इन दोनों सुपर माउंटेन्स के विकास से ही पृथ्वी का विकास हुआ था और साइंटिस्ट ने इस बात को भी बताया है कि जब पहला न्यूना सुपर माउंटेन विकसित हुआ था, तब उसी दौरान यूकैरियोट की उपस्थिति दर्ज हुई थी और इन्हीं जीवों से बाद में पौधे और जानवरों का जन्म हुआ। यह खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज है। नंबर 2, अ वेरी स्कैरी प्लांट। यह खोज नॉर्थ अमेरिका के ऊंचे पहाड़ों में की गई है। आपको बता दें कि इस बॉटनिस्ट क्वेंशियल लिन के द्वारा अपने कॉलेज के दिनों में खोजा गया था, लेकिन जब उसने अपने दोस्त को बताया जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ाई कर रहा था, तो उसके दोस्त ने बताया कि इस फ्लावर का नाम फॉल्स एस्फोडेल है। लेकिन हैरानी भरी बात यह भी थी कि जब उसने उस फ्लावर के ऊपर ठीक तरह से रिसर्च की, तो उसने उसके अंदर से एक चिपचिपा लिक्विड पाया, जो कोई साधारण लिक्विड नहीं था, बल्कि वो लिक्विड था जिसे पेड़ पौधों के द्वारा कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि जब लिन और उसके दोस्त ने इसके बारे में दूसरे बॉटनिस्ट को बताया, तो उन्होंने बताया कि ये प्लांट मांसाहारी नहीं है, लेकिन लैब में इसके अंदर से कई और ऐसे सब्सटेंस खोजे गए जो इस बात के सबूत थे कि ये मांसाहारी है। पर असल बात यह है कि ये मांसाहारी है ही नहीं, पर वो सब्सटेंस इसके अंदर कैसे आ रहे हैं, ये बात अब तक एक रहस्य है। नंबर 1, नोहाज आर्क। नोहाज आर्क दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है, जिसके बारे में शायद पहले आपने सुना भी होगा, लेकिन हाल ही में इसे टर्की में खोजा जा चुका है। दरअसल बिब्लिकल आर्कियोलॉजिस्ट ने माउंट टेंडुरेक को देखने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का उपयोग किया है, क्योंकि इस पहाड़ का उल्लेख बाइबल में भी कई जगह पर किया गया है। जब उन्होंने रडार से आने वाली डिटेल्स को देखा, तो पता लगा कि इसका आकार तो एक आर्क की ही तरह है, लेकिन अब तक रिसर्चर्स इसकी बात को पूरी तरह कंफर्म नहीं कर पाए कि क्या यह सच में नोहा की ही आर्क है या नहीं। हालांकि वहां के ज्यादातर लोगों का एक मिथ के अनुसार यह मानना है कि माउंट टेंडुरेक के अंदर नोहा की आर्क नहीं है, बल्कि वो माउंट ही नोहा की आर्क है। यह बात काफी हैरान करने वाली है, लेकिन अंत में बात वही आती है कि क्या सच में वो पत्थर नोहाज आर्क या इसके अंदर कुछ है। इसके ऊपर कई देशों के रिसर्चर्स अलग अलग रिसर्च में लगे हुए हैं। ये वाकई गजब है। दोस्तों, क्या आपने सैन अगस्टिन पार्क में मौजूद स्टैचू के बारे में सुना है, या फिर किसी ऐसे कैद खाने के बारे में जिसे आज यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया जा चुका है? और अटलांटिस सिटी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि ये एक मिथिकल सिटी जो थी। लेकिन इन सभी चीजों से जुड़े इतिहास के बारे में और खोजों के बारे में शायद ही आपने में सुना होगा।
तो आज की इस वीडियो में हम आपको एटलांटिस, स्कारब्रे, सैन ऑगस्टिन पार्क में मौजूद स्टैचू के साथ साथ कुछ और भी इनक्रेडिबल आर्कियोलॉजिकल साइट्स के डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानने के बाद शायद आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे। तो चलिए बिना और वक्त जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 9, एंशिएंट स्टैचू ऑफ सैन ऑगस्टिन। दोस्तों, आज से हजारों सालों पहले सदर्न कोलंबिया में एक रहस्यमय कल्चर रहता था जिसने करीब 250 स्क्वायर मील के एरिया पर कब्जा करके रखा था। यह जगह पूरी तरह पत्थर के स्टैचू, बरियल साइट और कई अन्य स्ट्रक्चर से भरी पड़ी है जो करीब 2000 साल पहले बनाए गए थे। लेकिन उस कल्चर के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, पर इसके बारे में बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे एंडियन कल्चर के द्वारा बनाया गया था और उन्होंने ही सदर्न कोलंबिया में इन रहस्यमय स्कल्पचर्स को बनाया था। आपको जान लेना चाहिए कि उस जगह पर 600 स्टैचू के साथ साथ 40 बड़े बरियल माउंट भी हैं और इन स्टैचूज की साइज 1.6 फीट से लेकर 23 फीट तक की है, जिसमें इंसान, भगवान और तो और मॉन्स्टर के भी स्कल्पचर्स मौजूद हैं। और आज ये स्कल्पचर्स और स्टैचू सैन ऑगस्टिन पार्क में बने हुए हैं। ये जगह सच में दुनिया में खोजी गई सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। नंबर 8, किंग हेरोड्स टूम्ब। किंग हेरोड की बात करें तो ये जूडिया के एक महान रूलर थे जिन्होंने 37 बीसी से लेकर 4 बीसी तक जूडिया पर राज किया था। वैसे आपको बता दें कि इन्हें इनके क्रूशियल नेचर के चलते एक क्रूर राजा माना जाता था, क्योंकि इन्होंने अपने समय के सारे आदमियों को मार दिया था, क्योंकि इनको ऐसा शक था कि इनको मारने के लिए एक मसीहा पैदा होगा। दरअसल इस बात में कितना सच है और कितना झूठ ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि इस बात का खुलासा केवल द बुक ऑफ मैथ्यू में किया गया था, जिसमें आदमियों को मारने के साथ साथ इस बात का भी खुलासा किया गया था कि किंग हेरोड ने अपने तीनों बेटे और पत्नी तक को मार डाला था। और अगर इनके टूम्ब के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु 4 बीसी में जेरिको में हुई थी और ऐसा माना जाता है कि उन्हें जूडियन डेजर्ट में हेरोडियम में दफनाया गया था, जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये यरूशलेम में कोन शेप में मौजूद है। इसे 1830 के दशक में खोजा गया था, लेकिन हेरोड की कब्र आज भी मिस्ट्री है। नंबर 7, पोर्ट आर्थर। दोस्तों, पोर्ट आर्थर एक 19th सेंचुरी की पीनल कॉलोनी है जो ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया आइलैंड पर है और इसे 1830 में एक टिम्बर स्टेशन की तरह उपयोग किया गया था। लेकिन उससे पहले इसे एक कैदखाने की तरह उपयोग किया जा चुका है, जहां लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता था, जिसमें 9 साल के बच्चे तक शामिल थे। और यह कैदखाना इतना ज्यादा खतरनाक था कि इससे निकलकर भाग पाना लगभग पूरी तरह असंभव था और यहाँ पर लोगों को कैद कर उनके ऊपर भयंकर जुर्म लिए जाते थे और उन्हें वहाँ एक दूसरे से बात करना तो छोड़ो, वहाँ आवाज तक नहीं निकालने दी जाती थी। पर उन्हें एक किताब पढ़ने के लिए दी जाती थी जो थी बाइबल, ताकि उनके बिहेवियर में बदलाव आए। लेकिन जब उन कैदियों को टॉर्चर किया गया तो उनमें से आधे मरीज मेंटली डिस्टर्ब हो गए। पर इस जगह की बनावट बहुत शानदार थी, पर अर्थक्वेक और आग लगने जैसी घटनाओं के कारण ये थोड़ी बहुत टूट चुकी थी और इसके बावजूद भी 2010 में इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित कर दिया गया था। नंबर 6, हिलाइक। दोस्तों, एटलांटिस एक काल्पनिक शहर है और इसी को हिलाइक भी कहा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने 400 ईसा पूर्व में लिखा था। प्लाटो ने वहां पर एक एडवांस्ड आइलैंड सिविलाइजेशन के बारे में भी बताया था, जिसका एक विशाल समुद्री साम्राज्य है। प्लाटो के मुताबिक एटलांटिस उनके समय से भी 9000 साल पहले एग्जिस्ट करता था। प्लाटो ने यह भी कहा था कि एटलांटिस ग्रीस के बीचों बीच है, जहां एक विशाल बंदरगाह की दीवार और विशाल प्रवेश स्तंभ था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें समुद्री देवता पोसीडियन का मंदिर भी था। प्लाटो का यह भी मानना था कि एटलांटिस किसी सुनामी या ज्वालामुखी जैसे किसी नेचुरल डिजास्टर के चलते खत्म हुआ था। साइंटिस्ट को आज तक एटलांटिस के होने के कई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन हाल ही में गहरे समुद्र में रिसर्चर्स को अजीब तरह के पत्थरों की बनावट दिखी है जो काफी वियर्ड है। ये प्रशांत महासागर में पापा हानाउ मोकुआकिया मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट में लिलियोकलानी रिज में मिली है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि पापा हानु मोकुआकिया मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट अमेरिका में है, जो दुनिया के सबसे बड़े मरीन कंजर्वेशन एरिया में से एक है। यह इतना बड़ा है कि रिसर्चर्स इसके बॉटम का सिर्फ 3% ही एक्सकेवेशन कर पाए हैं। नंबर 5, मायान सेरेमोनियल कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, पिछले कुछ साल में ही आर्कियोलॉजिस्ट ने एक शानदार ग्राउंड स्ट्रक्चर खोजा था जिसे माया रीजन में खोजा गया है। आपको बता दें कि यह स्ट्रक्चर माया रीजन में खोजा गया अब तक का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर है
ये एक 3000 साल पुराना प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कई स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और उन्हीं में से एक है 13 फीट ऊंचा एक पिरामिड। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन स्ट्रक्चर्स को खोजने का काम साल 2017 में मेक्सिको के टबास्को स्टेट में शुरू किया था। दरअसल इसकी खोज केवल लिडार टेक्नोलॉजी के चलते ही संभव हो पाई है, लेकिन यह स्ट्रक्चर सदियों से अंडरग्राउंड था, जिस कारण से इसका पता अब तक किसी को नहीं था। आपको बता दें कि रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगा है कि यह स्ट्रक्चर 1000 BC के आसपास बनाया गया था, जो सच में एनॉर्मस और कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर 4, मॉन्टगोमरी माइनिंग टाउन। इसे 1861 में खोजा गया था, जो सी लेवल से करीब 10,873 फीट की ऊंचाई पर है। यह मॉन्टगोमरी कोलोराडो का एक गोल्ड माइन वाला टाउन था, जो आज ब्रेकन रिज से करीब 13 मील की दूरी पर स्थित है। यह कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि इस जगह में 1000 रेजिडेंट्स के साथ साथ सैलून और होटल जैसी जगहें भी थी। ये साइट कितनी भी ज्यादा पुरानी क्यों ना हो, लेकिन शायद आप जानकर चौंक जाने वाले हैं कि इसे 19वीं सदी तक उपयोग किया गया है। लेकिन जब कुछ वर्कर्स ने वहां काम करते हुए अपनी जान गंवा दी, तब से लेकर अब तक ये जगह पूरी तरह खाली पड़ी है। ये जगह वाकई बहुत ज्यादा आकर्षक है। नंबर 3, मिसिंग सिटी। कलाटका दारबान दुनिया की एक ऐसी सिटी है जिसे गायब हुए आज करीब 2000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इस सिटी को अलेक्जेंडर द ग्रेट ने डारियस III को हराकर जीता था, लेकिन साल 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट ने कलाटका दारबांध के खोजे जाने के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि यह सिटी आज के समय इराकी कुर्दिस्तान में स्थित है। उन्होंने यह भी बताया कि यह साइट एक प्रसिद्ध व्यापार करने वाले रास्ते पर है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने इस साइट को खोजने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जॉन मैकगिनिस, जो कि उस मिशन के लीडर थे, उन्होंने बताया कि यह इराक से ईरान के ट्रेड रूट पर है और इसका पता उन्होंने कोरोना स्पाई सैटेलाइट प्रोग्राम के तहत पता किया था, जिसे 1960 से लेकर 1972 तक चलाया गया। पर साल 2016 तक किसी न किसी कारण से इसके एक्सकेवेशन का काम रुका रहा, लेकिन साल 2016 में इसका एक्सकेवेशन कर इसे आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज ही निकाला है। नंबर 2, ज़ैनाडू। यह चाइना में स्थित एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नॉर्थ या कहें बीजिंग से करीब 220 मील नॉर्थ की ओर स्थित है, जिसे शांगडू नाम से जाना जाता है। इस साइट पर मंगोल रूलर कुबला खान के द्वारा एक समय राज किया जा चुका है और यह उनके राज्य का कैपिटल भी रह चुका है, जिसके सबूत आज भी वहां से मिलते हैं। इसको बनाने का तरीका पूरा एक चाइनीज डिजाइन पर ही आधारित है, जिसमें टेम्पल्स, टूम्स, कनाल्स और कई अजीब तरह के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। इसके बारे में हिस्ट्री में एक कहानी मिलती है कि इसे मार्को पोलो के द्वारा 1275 में विजिट किया गया था और इसके बाद इसे मिंग डायनेस्टी के द्वारा भी कब्जे में लिया गया था, लेकिन इसकी दीवारों के साथ कई स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं और इसी के चलते इसे साल 2012 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया जा चुका है। नंबर 1, स्कारब्रे। दोस्तों, ये खोज नवंबर साल 2021 में हुई थी और इस डिस्कवरी के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने एक नियोलिथिक एरा का सेटलमेंट खोज निकाला था। आपको बता दें कि यह सेटलमेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने एक स्कॉटिश आइलैंड पर खोजा था, जिसे आज ऑकनी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और इस सेटलमेंट को ही आर्कियोलॉजिस्ट ने स्कारब्रे नाम दिया था। दरअसल इसके पहले भी वहां से आर्कियोलॉजिस्ट रोमन एरा के दौरान का एक सेटलमेंट खोज चुके हैं और वो सेटलमेंट भी काफी बड़ा था। आपको बता दें कि स्कॉटिश आइलैंड पर मौजूद स्कारब्रे आज से करीब 5000 साल से भी ज्यादा पुराना सेटलमेंट है, पर आपको बता दें कि साल 2021 में खोजा गया यह नियोलिथिक एरा का सेटलमेंट रोमन एरा के सेटलमेंट से ज्यादा अच्छी तरह डिजाइन और कंफर्टेबल था। इस सिटी को आज के समय की तरह ही डिजाइन किया गया था, जिसमें एक रूम, सामान रखने के लिए एक पत्थरों से बना कबर्ड और तो और ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद था। दोस्तों, जितना ज्यादा गहरा स्पेस है और उससे जुड़े रहस्य हैं, ठीक उतने गहरे ही पृथ्वी पर मौजूद समुद्रों और लेक्स के रहस्य हैं, जहां से हर रोज किसी न किसी नए क्रीचर, प्लांट्स या किसी अंडर वाटर स्ट्रक्चर की खोज की जाती है। ये खोजें कोई साधारण नहीं होती, बल्कि बहुत ज्यादा दिलचस्प होती हैं। दरअसल ये दिलचस्प इसलिए भी होती हैं क्योंकि या तो इनसे जुड़ी हिस्ट्री मजेदार होती है, या ये अपने आप में यूनिक खोज होती हैं, या कहें इनको खोजने का तरीका बहुत ही विचित्र होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको समुद्र और लेक से खोजी गई कुछ ऐसी ही यूनिक और अमेजिंग चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, अंडर वाटर केव ऑफ स्केलेटन्स। दोस्तों, रिसर्चर्स ने दुनिया के सबसे पुराने स्केलेटन को खोजा है, जो अमेरिका के पास एक अंडर वाटर केव से मिला है। यह केव करीब 1800 फीट की गहराई पर है।
इस स्केलेटन को पानी के अंदर 10,000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस अंडर वाटर केव में माया सिविलाइजेशन के लोग तरह तरह के रिचुअल्स को अंजाम दिया करते थे। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इस जगह की रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि आज जो केव पानी के अंदर मौजूद है वो एक जगह समय पर रेगिस्तान हुआ करती थी, पर यह केव लोग रिचुअल को फॉलो करने के लिए ही उपयोग करते थे, ना कि रहने के लिए। पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वो रेगिस्तान समुद्र में बदल गया और सब कुछ पानी के अंदर चला गया। हालांकि आपको जान लेना चाहिए कि वहां से केवल एक स्केलेटन नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग समय के स्केलेटन्स खोजे गए हैं, यानी कि इन रिचुअल्स को सदियों तक फॉलो किया जाता रहा है। नंबर 9, 5 मिलियन पीसेस ऑफ लेगो। लेगो गेम कितना मजेदार होता है इसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक समुद्र के अंदर करीब 5 मिलियन से भी ज्यादा लेगो के पीसेस मौजूद हैं और इसको खोज में एक औरत ने 25 साल का समय बिता दिया, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? आई थिंक नहीं। दरअसल ये बात 1997 के फरवरी की है, जब एक शिप 5 मिलियन लेगो पीसेस को बेचने जा रही थी, लेकिन रॉटरडैम से 32 किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल वेव के टकराने से डूब गया और उस पर कई कंटेनर मौजूद थे, जिसमें से एक पर वो 5 मिलियन लेगो पीसेस थे और वो पीसेस कंटेनर के जमीन के साथ टकराने से टूट गए और पूरे समुद्र में फैल गए। इसी कारण से इन्हें एक साथ खोजना संभव ही नहीं है, जिस कारण से एक औरत ने अपने 25 साल इसके पीछे बिता दिए। नंबर 8, द अंडर वाटर सोल्जर। रिसर्चर्स ने लिथुआनिया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, वहां से अंडर वाटर ब्रिज इंस्पेक्शन के दौरान एक 16वीं सेंचुरी के सोल्जर का स्केलेटन खोजा है। यह स्केलेटन आज से करीब 500 साल पुराना है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिर उसको किसी ने निकालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उस सोल्जर के पास से तलवार और उसके बंधे हुए जूते भी बरामद किए थे। दरअसल आपको बता दें कि एक और अचंभित करने वाली बात यह है कि यह आदमी समुद्री सतह में लगभग 30 फीट नीचे मिट्टी और रेत से दबा हुआ था, जैसे कि इसे दफनाया गया हो। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट एलिना प्रांक्वेनियट की माने तो उनका कहना है कि यह स्केलेटन सदियों तक वहां पड़े रहने के कारण रेत से दब गया। वहां जो भी हुआ हो, पर यह खोज वाकई थोड़ी बहुत अजीब है। नंबर 7, द साइबेरियन सी डेविल। 19वीं सेंचुरी में साइबेरिया के लेक लाबेंकर में एक सी मॉन्स्टर को रिपोर्ट किया गया था। साइंटिस्ट ने इसके बारे में कई सारी स्टोरी सुनी है, लेकिन अब तक कोई भी उस मॉन्स्टर को देख नहीं सका है। इस लेक के अंदर जाना कोई साधारण काम नहीं है, क्योंकि ये रशिया के सबसे ठंडे इलाके से होकर गुजरती है। लेकिन इसके बावजूद भी हाल ही में रिसर्चर्स की एक टीम वहां गई, पर वो करीब 150 फीट की गहराई में, यानी कि लेक के बॉटम में थे। तब भी उन्हें वहां कोई मॉन्स्टर तो नहीं दिखा, लेकिन एक डॉग फिश जरूर दिखी जो 6 फीट तक बड़ी थी, जो ना ही डेविल होती है ना ही कोई मॉन्स्टर। यह मिशन काफी खतरनाक था, लेकिन केवल लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ये सी डाइवर्स अपनी जान की बाजी लगाकर उसका पता करने गए थे। नंबर 6, रिमेन्स ऑफ सी मॉन्स्टर। यह खोज एक गैस और ऑयल फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर के द्वारा की गई थी, जिसने ओशन के बॉटम से सी मॉन्स्टर के स्केलेटन को खोजा था। दरअसल ये स्टोरी थोड़ी अजीब है, क्योंकि उस वर्कर ने यह किसी और को ना बताकर केवल डेबोरा हेट्सवेल को बताया और उन्हें उसकी इमेजेस भी भेजी, जो करीब 3000 फीट की गहराई की थी, और उस फुटेज में विशाल मॉन्स्टर का स्केलेटन साफ नजर आ रहा था। उस वर्कर ने बताया कि वो स्केलेटन आकार में करीब 98 फीट यानी 30 मीटर के आसपास है, और ये एक सी मॉन्स्टर ही है, क्योंकि ना ही उसकी पूंछ थी और ना ही पानी में तैरने के लिए विंग्स। लेकिन प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे झूठी इमेज बोलकर पूरी तरह खत्म कर दिया। यह वाकई बहुत अजीब बात है कि आखिर क्यों आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे एक बार भी खोजने की कोशिश नहीं की। नंबर 5, एन एंशिएंट हंटिंग बो। अब अगली डिस्कवरी अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स में की गई थी, जहां एक लड़की ने शिकार करने के लिए बनाया गया बो यानी कि धनुष खोजा गया था। इसे मार्च 2022 में अलास्कन लेक के तट से खोजा गया था। यह बो करीब 50 इंच लंबा है, जो कि एक अच्छे हालत में मिला है, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह दुनिया में खोजा गया पहला ऐसा प्राचीन आर्टिफैक्ट है जो करीब 500 सालों तक पानी में रहने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित मिला। और इसके साथ ही यह दुनिया में खोजा गया पहला हंटिंग बो भी है, जिसको स्प्रूस से बनाया गया था। लेकिन जो इसके बनाने का तरीका है, उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसे एल्यूटिक कल्चर के द्वारा बनाया गया था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट आज तक हैरान है कि आखिर ये इकलौता लकड़ी का बो आखिर यहाँ आया कैसे। और इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ट्रेडिंग के दौरान पानी में गिर गया होगा, लेकिन सच से सब अनजान है। नंबर 4, मिसिंग शिप इन लेक सुपीरियर।
ये शिप आज से करीब 130 साल पहले सुपीरियर लेक में डूब गई थी, लेकिन साल 2002 के शुरुआती महीनों में उस बोट को खोज निकाला है। आपको बता दें कि उस शिप का नाम एटलांटा था। ग्रेट लेक्स शिपरेक हिस्टोरिकल सोसाइटी ने वहां खुलासा किया था कि उन्होंने मिशिगन में डियर पार्क से 48 किलोमीटर दूर समुद्र में 650 फीट गहरे पानी में इसे खोजा है, जो करीब 172 फीट लंबा है। उन्होंने ये भी बताया है कि वो इसे मॉडर्न सोनिक टेक्नोलॉजी की मदद से ही खोज पाए हैं और इसे खोजना उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि ये शिप 4 मई 1891 में वहां एक स्टॉर्म यानी कि चक्रवात के टकराने से डूब गया। जब से अब तक इसे किसी ने नहीं खोजा, जिस कारण से ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आपको जान लेना चाहिए कि यह समुद्री दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक है, जिसका शेप 130 सालों तक पानी में रहने के कारण भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। नंबर 3, रोज शेप्ड कोरल रीफ। साइंटिस्ट ने हाल ही में एक नए प्रकार के कोरल रीफ को खोज निकाला है, जिसे फ्रेंच के पॉलिनेशिया में तहिटी के तट से खोजा गया था। यह दुनिया में खोजी गई सबसे यूनिक कोरल रीफ है और ये सब इसके शेप के कारण है, जो देखने में बिल्कुल एक गुलाब के फूल की तरह है। इसका खुलासा सबसे पहले फ्रेंच के एलेक्सिस रोजनफेल्ड ने, एक फोटोग्राफर ने 90 से 180 फीट की गहराई में खोजा था। इसके साथ ही इस कोरल रीफ में एक और सबसे यूनिक बात यह है कि बाकी सभी कोरल रीफ समुद्र में होने वाले ब्लीचिंग इवेंट से लगभग खत्म हो जाती है, पर यह एकमात्र ऐसा कोरल रीफ है जिससे समुद्र के बेल्चिंग इवेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इसके लगभग समुद्र में 75 फीट से ज्यादा गहरे में ही पाई जाती थी, जो वाकई बहुत अद्भुत है। नंबर 2, अ संकन यूएफओ। अब हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो पूरी थ्योरी अंडर वाटर एलियन बेस से रिलेट करती है, और आप इस थ्योरी को पूरी तरह सच कह सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जितनी भी यूएफओ साइटिंग्स देखने को मिलती है वो केवल और केवल पानी के पास के एरिया में ही कैप्चर की जाती है। और इसी तरह की बात साल 1970 में महान बायोलॉजिस्ट इवान सैंडरसन ने अपनी एक किताब में पब्लिश की थी, जिसका टाइटल था इनविजिबल रेजिडेंस। इस किताब में सारी बातें यूएफओ और यूएसओ के बारे में ही लिखी थी, कि जिसमें यूएफओ और यूएसओ के पानी के अंदर और पानी के बाहर जाने के बारे में लिखा था। इस किताब के अनुसार 19 अप्रैल 1957 में एक जापानीज फिशिंग बोट के क्रू मेंबर ने कुछ बहुत अजीब देखा था। आपको बता दें, उसने 2 बहुत ज्यादा वियर्ड मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को देखा, जो आसमान से काफी तेजी से आए और सीधा पानी के अंदर चले गए। उसने बताया कि वो ऑब्जेक्ट करीब 10 मीटर लंबे थे, लेकिन उनमें कोई विंग्स मौजूद नहीं थे, और उनकी गति का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जैसे ही वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर गया, उससे जो वेव्स निकली उसके कारण उन मछुआरों की नाव पलट गई, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या था ये किसी को नहीं पता। नंबर 1, द वोल्वरिन फिश। दरअसल साल 2021 में साइंटिस्ट ने करीब 200 से ज्यादा नई प्रजातियों का पता लगाया था, और उन्हीं में से एक है ये वोल्वरिन फिश, जो कैटफिश की ही एक प्रजाति है। इस कैटफिश के ऊपर लगे विंग्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये बिल्कुल एक ब्लेड की तरह काम करते हैं, जो देखने में बिल्कुल वोल्वरिन के हाथों से निकलने वाले स्पाइक की तरह ही है, और इसी कारण से इस कैटफिश की प्रजाति की मछली को वोल्वरिन फिश नाम दिया गया है। इस मछली के ऊपर पीले रंग के स्पॉट्स पूरे बॉडी पर होते हैं। यही नहीं, यह मछली 15 सेंटीमीटर तक बड़ी होती है, जो मीठे पानी यानी कि तालाबों और नदियों में पाई जाती है, न कि किसी समुद्र या ओशन में। ये वाकई बहुत गजब है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।